हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपके। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुडिशरी जुडिशरी जो है, उनका क्या रोल है, उनके चेक्स एंड बैलेंसेस वो कैसे करते हैं लेजिस्लेचर पे और एग्जीक्यूटिव पे। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है पार्लियामेंट की, एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किसका क्या काम होता है, वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके होते हैं। प्रेसिडेंट क्या कर रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सब के हमने एग्जीक्यूटिव फंक्शन देख लिए थे, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं जुडिशरी के बारे में। तो द जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट that is responsible for interpreting and applying the laws of the land। अब जो लॉज ऑफ द लैंड है, अब क्या है, कानून बन तो गया, लॉ मेकिंग होगी, किसने की, लेजिस्लेचर ने की। इम्प्लीमेंटेशन हो गया, किसने की, एग्जीक्यूटिव ने क्या की, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ठीक है। अब कुछ लोग हैं, यानी कि पॉपुलेशन है, जिनको समझ नहीं आ रहा ये कानून क्या है, क्यों है। तो उसमें वो जुडिशरी के पास जाते हैं, कोर्ट के पास, कि हमें ये लॉ जो बनाया गया ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच किया गया है। क्योंकि हम सुप्रीम किसको मानते हैं, हमारे यहाँ सुपरमेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है हमारे यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। ओके। वहीं अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, वहां पे जो लॉ बन गया वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने जो बना दिया। ओके। तो हमारी जो जुडिशरी जो होती है वो चेक्स एंड बैलेंस जो का जो रोल प्ले करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए करती है। ठीक है। लॉ मेकर्स कैन मेक एनी लॉ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की हदों में रह के। ठीक है। बहुत सारे टसल हुए थे, हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि कैसे बहुत लंबे टाइम तक गवर्नमेंट वर्सेस जो है जुडिशरी चलती रही थी। ठीक है। मैडम इंदिरा गांधी के टाइम पे भी बहुत हुआ था ये, है ना। देखेंगे हम, अलग अलग टाइम पे बहुत हुआ है, उस टाइम तो बहुत तगड़ा एक टसल चला था। ओके। तो हम मानते हैं कि जुडिशरी जो है वो हमें बताती है कि इंटरप्रेट करके बताती है, और लॉज जो होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करती है ना, अप्लाई करने में। कि अगर किसी ने लॉ बना दिया, किसी कोई इम्प्लीमेंट करा रहा है, अब इम्प्लीमेंटेशन में कोई बोल रहा मैं तो नहीं मान रहा इस लॉ को, करो क्या करोगे। तो उसके लिए क्या है, फिर उसके लिए जुडिशरी बैठी है, कोर्ट है। अगर आप कोई भी क्राइम करते हो तो आपको कोर्ट सजा देता है ना फिर। तो इनका क्या काम है, इनका काम है अप्लाइंग द लॉ। ओके। और कोई स्पेसिफिक केस होते हैं जहाँ पे डिस्प्यूट होता है, तो उसको भी यही बताते हैं, है ना, कि ये चीज़ ठीक है, ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, ये सारी चीजें। तो जुडिशरी जो है वो फंक्शन करती है थ्रू ए सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। सिस्टम ऑफ कोर्ट हम जैसे देख चुके हैं, हमने अभी देखा था कि भैया ऐसे एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारे पास, इंटीग्रेटेड कोर्ट्स है हमारे पास। इंटीग्रेटेड कोर्ट्स का क्या मतलब है कि ये जो यहाँ पे फैसला आ गया, जो कि सबसे लोअर तबके का कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स आप इसको बोल सकते हो, या सबऑर्डिनेट कोर्ट आप बोल सकते हो। यहाँ के फैसले को आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके आप बोल सकते हो कि मेरे को पिछले वाला जो मेरे को सजा सुनाई गई है उसमें मजा नहीं आया, आप फिर से जो है फैक्ट चेक करें, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जो मेरे को सजा मिली है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है उसको आप जाके हाई कोर्ट में बोल सकते हो कि आप रिव्यू कीजिए जो मेरे को सजा मिली है उसको, और हाई कोर्ट से फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये सारे जुड़े हुए हैं मतलब। ठीक है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आपके
एक सेकंड में देखती हूँ ये, हाँ ये अमेरिका में आपका ऐसा नहीं है। अमेरिका में आपका स्टेट जो है उनकी कोर्ट अलग है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलग है। ओके, उनका अलग डिसीजन है, उनका अलग डिसीजन है, आप ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उनकी सिटीजनशिप भी अलग है। उनके पास दोहरी नागरिकता होती है, एक उनके स्टेट की और एक उनके देश की। ठीक है, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है क्या? और कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं और की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी? आप मेरे को इसका आर्टिकल नंबर बताएं। हमने देखा था सिटीजनशिप 5 to 11 है ना, इन आर्टिकल्स में है। तो 5 to 11 तक कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले रहे हैं तो आपकी जो इंडियन नागरिकता वो अपने आप खत्म हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप ये मेरे को। तो जुडिशरी जो है एक सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है जो कि एक बहुत पाइवोटल रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ सोसाइटी और गवर्नेंस को मेंटेन करने में। ठीक है, जुडिशरी जो है वो एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। यहाँ पे कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन है, जुडिशरी है। ऑप्शन में आपको प्रेसिडेंट भी दिया जाता है। ठीक है, जो कि नहीं है, सही क्या होएगा, जुडिशरी है। ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर आपको दे दिया जाए तो वो है आपके कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ensuring all branches of the government operate within the principle and parameters of enshrined in the constitution, कि जो पैरामीटर, जो प्रिंसिपल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उन्हीं के लिमिट्स में रहते हुए गवर्नमेंट की जितने भी ब्रांचेज हैं उनको ऑपरेट करना होगा। ठीक है, उसके अलावा इट कीप्स ए चेक ऑन द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी पे भी ये जो है एक चेक रखते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आप गवर्नमेंट पे ही सारा ध्यान है या फिर एग्जीक्यूटिव पे पूरा ध्यान है, सोसाइटी की फंक्शनिंग पे भी जो है इनका दे कीप्स ए चेक। एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट बाय इंटरप्रेटिंग लॉज, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड सेफगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। ये सब क्या है, ये फंक्शंस ऑफ आवर जुडिशरी सिस्टम है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जुडिशरी का काम क्या है तो जुडिशरी का काम ये है कि वो मेक श्योर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स में ही सारे काम किए जाएं। सोसाइटी पे भी वो चेक रखते हैं। सोसाइटी पे क्या मतलब, क्या कि जो भी लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं अगर वो कानून का उल्लंघन करते हैं, इफ दे ब्रीच एनी लॉ, तो उनको सजा दी जाती है। ठीक है, चलिए, और सजा भी कानून के दायरे में रह के दी जाती है, ये भी आपको पता होगा, है ना। हमारे आर्टिकल नंबर 20 है, आर्टिकल नंबर 22 है। ठीक है, ये आपको बताते हैं कि आप कैसे किसी को डिटेन कर सकते हो, डिटेन करने के बाद उसके राइट्स क्या हैं। ठीक है, अरेस्ट करने के बाद किसी के राइट्स क्या हैं, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो जुडिशरी इटसेल्फ फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी चीजें, अपने जो उनका रोल है उसको निभाने के लिए। ओके, और सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, इस बारे में हमने अभी लास्ट लेक्चर में बात की थी कि ये इसको सेफ गार्ड करते हैं। कैसे करते हैं, हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए आपका आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32, जो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये आर्टिकल 32 तो आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 226 हो जाएगा। ठीक है, तो जुडिशरी जो है दे मेक श्योर कि आपके जो फंडामेंटल राइट हैं वो सेफ गार्ड रहें। इसके अलावा
The Constitution not only describe how the legislature and executive are given power to govern the country, but it also lists the specific responsibilities of these organs. Right? सिर्फ पावर पावर नहीं है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन वो जो पावर है लेजिस्लेचर की, उनको प्रॉपरली यूज किया जाए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो की जाए। ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जुडिशरी को दी गई है, ठीक है। The judiciary is given the unique and critical responsibility of checking that the laws passed by the parliament have not violated constitutional framework। कि भैया आपको जो कानून बनाना है बनाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस की लिमिट में रह के, ठीक है। और अगर अगर जुडिशरी को लगता है कि भैया अगर एग्जीक्यूटिव जो है वो वोलेट कर रही है किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, तो दे हैव द पावर टू स्टेप इन। वो बता देंगे कि भैया चलो ये ऑफ लिमिट्स है, बियॉन्ड योर पावर है, ये आप नहीं कर सकते, है ना। तो just as parliament functions through its legislature and executive arms, the judiciary functions through its court। ठीक है, तो पार्लियामेंट के दो पार्ट हमने देखे थे, एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव में आपके पीएम आ गए, प्रेसिडेंट, सीएमओज आ गए। लेजिस्लेचर में आपके जितने भी एमएलएज हैं वो सब आ जाएंगे। एमएलएज नहीं, सॉरी, एमएलएज आपके स्टेट लेजिस्लेटिव में आ जाएंगे, पार्लियामेंट में आपके एमपीज आ जाएंगे। ओके, चलिए। तो जुडिशरी जो है चेक करती है सारे एक्शंस को, लॉ मेकिंग प्रोसेस को, एग्जीक्यूशन को। और ये जो भी एग्जांपल्स हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर एंड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो देखिए जुडिशरी जो है चेक एंड बैलेंस भी करती है, ठीक है। ऐसे ही आपकी लेजिस्लेटिव भी है, ऐसे ही आपकी एग्जीक्यूटिव भी है। तो सेपरेशन ऑफ पावर भी है कि लेजिस्लेटिव अपना काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रही है, जुडिशरी अपना काम कर रही है, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट लाइक कि वो अपने अपने में मस्त हैं, जो उनको करना है वो कर रहे हैं। यहाँ पे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी है कि अगर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में से कोई भी अपनी मनमानी करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज ensured that no one organ become too powerful, ठीक है। तो चेक्स एंड बैलेंस जो है वो है। अब स्टेट लेवल पे हम देख लेते हैं, वो हमारे यूनियन था, ठीक है। अब स्टेट लेवल सेम है, एज इट इज, कॉपी पेस्ट, इसमें कुछ नहीं है। जो यूनियन है वो उसके पास पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की। ऐसे ही जो आपके स्टेट हैं, हर स्टेट के पास लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की पावर होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट असेंबली, ठीक है। पार्लियामेंट इज इक्वल टू स्टेट असेंबली। ओके, ये आपका यूनियन में हो गया और ये आपका स्टेट के अंदर हो गया। जैसे पार्लियामेंट में आपके एमपीज होते हैं, स्टेट में आपके एमएलए होते हैं, ठीक है। वो आपके जो लॉज होते हैं उनको फॉर्मुलेट करते हैं, जो आपकी स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं। हम इस बारे में बात कर चुके हैं, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं। हमने देखा था स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये भी फेडरलिज्म का पार्ट है ये, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिस्ट बना रखी है, जो कि भैया आपके जो एरियाज जहाँ पे आपको काम करना है उनको क्लैरिफाई करने में हेल्प करती है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। कि कहाँ पे जो अलग अलग जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कहाँ पे जो लॉ बना सकते हैं, कौन से एरिया में, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे लॉ बना सकती है, ठीक है। ऐसे ही एक कॉन्करेंट लिस्ट है जहाँ पे दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्करेंट लिस्ट के एक सब्जेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है तो स्टेट गवर्नमेंट जो उसको सिर्फ फॉलो करती है, ठीक है। जैसे आरटी, राइट टू एजुकेशन, हमने देखा था, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको लेके आई थी, बाकी सबने इसको मान लिया, बाकी सारे मतलब यूनियन गवर्नमेंट उसको लेके आई थी, राज्यसभा में वो इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद फिर 2009 में जो है लोकसभा ने भी उसको पास कर दिया था, फिर प्रेसिडेंट ने भी जो उसको
एसेंट दे दी थी। तो 2009 में जो ये आया था, तो फिर बाद में जो बाकी के जो स्टेट्स है उनमें भी अपने आप इम्प्लीमेंट हो गया था। तो एजुकेशन, ये आपका प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। हमने पीछे क्या पढ़ा था, पब्लिक हेल्थ हमने कभी तो पढ़ा था। पब्लिक हेल्थ आप बताएं, हम पढ़ चुके हैं, कौन सी लिस्ट का पार्ट है? चलिए, तो पैरेलल स्ट्रक्चर है ना, कुछ ज्यादा चेंज है नहीं इसमें। तो क्या क्या है कि भैया जो यूनियन है वहां पे तो प्रेसिडेंट होते हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। और स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, उनको इलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपॉइंट कर देते हैं। अब ये इनकी भी 5 साल की टर्म है, ये भी 5 साल के लिए रहते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड की अगर हम बात करते हैं तो नॉमिनल हेड तो हम प्रेसिडेंट को मान लेते हैं, लेकिन रियल पावर तो आपकी किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो है नॉमिनल हेड आपके गवर्नर हो जाते हैं, लेकिन रियल पावर जो होती है वो आपकी किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर के पास। अच्छा, यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव है वो मेजोरिटी पार्टी जो लोकसभा में होगी या फिर कोalition बना के, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी विधानसभा, जो आपकी जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, तो लोकसभा इज इक्वल टू विधानसभा, ठीक है। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, इसमें प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं कि मेरे को कौन कौन सा मिनिस्टर चाहिए है, इसमें आपके चीफ मिनिस्टर करते हैं। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की वो किसको है? लोकसभा को। इसमें जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो विधानसभा को, क्योंकि लोकसभा पार्लियामेंट लेवल पे है, विधानसभा स्टेट लेवल पे है। अच्छा, लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो बाई कैमरल, बाई कैमरल मतलब दो हाउस, कैमरल मतलब हाउस चैम्बर, बाई मतलब दो। तो पार्लियामेंट में हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो स्टेट्स यूनिकैमरल भी हो सकती है और बाई कैमरल भी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्टेट्स आपके ऐसे हैं जिसमें सिर्फ विधानसभा है। क्या है? विधान सभा है। जैसे कि सिर्फ लोकसभा इज इक्वल टू विधानसभा, स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं। लेकिन राज्यसभा के इक्वली पैरेलली कोई हाउस हो स्टेट लेवल पे, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ ही स्टेट हैं जो कि विधान परिषद रखते हैं। परिषद जो कि जैसे आपका राज्यसभा होता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे विधान परिषद होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके स्टेट लेवल पे दो हाउस ही हो, आपका एक हाउस भी हो सकता है, दो हाउस भी हो सकता है। और हमें ये दोनों एग्जाम्पल अपने यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बाइकैमरलिज्म है, फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो यूनिकैमरल हैं, एक ही हाउस पे फंक्शन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लोअर हाउस जो है आपका लोकसभा हो गया, अपर हाउस जो है वो राज्यसभा हो गया। यहाँ पे लोअर हाउस विधानसभा हो गया। अच्छा, डायरेक्टली ये दोनों डायरेक्टली इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा और विधानसभा में होते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं ये विधान परिषद वाले और राज्यसभा वाले, ठीक है। अच्छा, टर्म अगर हम बात करें एक हाउस की, कि अगर कोई चूज होके आ गया यहाँ पे, अगर कोई एमपी बन गया, यहाँ पे कोई एमएलए बन गया, तो उनकी टर्म क्या होते हैं? कितने साल के लिए रहते हैं? वो 5 साल के लिए रहते हैं। अच्छा, यूनियन में अगर हम देखते हैं तो स्पीकर, यहाँ पे भी स्पीकर ही बैठता है आपका, है ना। लेजिस्लेटिव की पावर बात अगर हम करें तो ये यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो है लॉ मेकिंग कर सकते हैं, और ये स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ मेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल पावर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ लोकसभा में, क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड है, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा में, क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड है स्टेट लेवल पे, ठीक है। चलिए, तो स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि अनलाइक सेंटर, स्टेट कैन बी यूनिकैमरल। सेंटर हमने देखा कि हर जगह लोकसभा या फिर राज्यसभा तो है ही, स्टेट हमारा बाइकैमरल है, ठीक है, लोकसभा है और राज्यसभा है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बट अगर कुछ स्टेट्स के पास है भी, तो
उसको हम विधान परिषद बोल देते हैं। अब वो कौन से स्टेट हैं जिनके पास विधान परिषद है? तो वो स्टेट्स हैं आपके आंध्र, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो टोटल कितने स्टेट्स हो गए? देयर आर 6 स्टेट्स ऐसे जो कि बाइकैमरलिज्म को फॉलो करते हैं, उनके पास 2 हाउस है, उनके पास विधान परिषद भी है। तो याद करना, तो मतलब यूपी बिहार देख लो आप, यूपी बिहार ये साथ साथ में है। नीचे आपका ये महाराष्ट्र और कर्नाटका साथ साथ में है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश ये है, आंध्र प्रदेश में ये आपका तेलंगाना निकला था, ये दोनों साथ साथ में है। तो ये पेयर बना लो 3, यूपी बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन सब के, इन 6 के पास जो बाइकैमरलिज्म है, बाकी सारे यूनिकैमरल है। ओके, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। ये एक बहुत सुंदर सी पिक्चर है, क्या दिखा रहे हैं ये दिखा रहे हैं विधानसभा हाउसेस, द लेजिस्लेचर इन कर्नाटका। तो ये कर्नाटका का जो है आपका विधानसभा का दिखा रखा है। जैसे आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखते हो ना, पार्लियामेंट की, ऐसे ही हर स्टेट में जो है उनके एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे सेशन बैठते हैं, जहाँ पे लेजिस्लेचर जो है वो क्या किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है। तो ये कर्नाटका की बिल्डिंग है, कर्नाटका की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनकी ये बिल्डिंग है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीएम कर्नाटका, लेटर मेंबर। तो ये किसी ने तो बनवाई थी। ठीक है, चलो ओके, अब चैलेंजेस हम देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं जो कि हमारी इफेक्टिव फंक्शनिंग जो होती है लेजिस्लेचर की, उसको इफेक्ट करते हैं, उतना इफेक्टिव होने नहीं देते। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं? हमने देखा है कि भैया लेजिस्लेचर जो है, चाहे वो सेंटर की है या स्टेट असेंबली की है, बहुत ही क्रिटिकल और वाइटल रोल प्ले करते हैं वो, है ना। लॉ बनाते हैं, उनको ओवरसी भी करते हैं, उनकी प्रोसेस वगैरह को, कैसे लॉ बन रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, बजट को अप्रूव करते हैं, है ना। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे डिस्कस होता है, नॉर्मल नेशनल पॉलिसीज डिस्कस की जाती हैं, डेवलपमेंट प्लान्स को डिस्कस किया जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस किया जाता है ना। पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है उनको एड्रेस किया जाता है पार्लियामेंट में, आप देखते होंगे अगर आपने सेशन देखे हैं तो। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो फेस किए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है, सेवरल चैलेंजेस आर देयर जो उसकी इफेक्टिव फंक्शनिंग में, मतलब उसको होने नहीं देते, इफेक्टिव फंक्शनिंग होने नहीं देते। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें एक तो हो सकता है कि भैया रेगुलर एब्सेंटीज ऑफ मेंबर्स, कि छुट्टी मार लेते हैं, बिल पास होना है, छुट्टी मार ली, है ना। नॉन कोऑपरेटिव कंडक्ट, कि हम तो कोऑपरेट कर ही नहीं रहे, जबरदस्ती की लड़ाई करनी होती है। और रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेंट डिबेट्स, कि उनको फैक्ट्स पे बात नहीं करनी होती, उनको द क्वालिटी ऑफ डिबेट इज सो डिग्रेडेड कि वो पर्सनल अटैक्स में ज्यादा बिलीव करते हैं, रादर देन आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस कर लें कि ये पॉलिसी जनता के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डिसरप्शंस ऑफ क्वेश्चन आवर, फिर हा हुल्ला हो जाता है वहां पे, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी क्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज की पार्लियामेंट टिपिकली जो है 3 बार मिलती है साल में। ओके, और ये सेशंस जो होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं? बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। ये क्वेश्चन है, ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन है। बीएमडब्ल्यू से आप इसको याद रख सकते हैं, बीएमडब्ल्यू तो पता ही होगा ना। तो बीएमडब्ल्यू से आप सेशंस के नाम याद रख सकते हैं कि बजट सेशन, मॉनसून और विंटर, इनकी क्रोनोलॉजी भी आपको याद हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक सेशन में बहुत सारी सीटिंग्स होती हैं। सेशन मतलब आपका एक दिन से लेके और मतलब 40 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ये चलता रहता है, 3 महीना चल सकता है। ठीक है,
सीटिंग्स जो होते हैं वो बहुत सारी होती हैं ना, लगातार इतना नहीं बैठ सकते ना आप। एक दिन सीटिंग कर ली, फिर छुट्टी हो गई, ब्रेक हो गया, फिर आ गए, फिर आ गए, तो सीटिंग्स चलती रहती है अलग अलग, ठीक है। और अलग अलग सीटिंग्स में अलग अलग मतलब इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ गवर्नेंस जो वो डिस्कस किए जाते हैं, लॉज जो क्या बनाने हैं वो प्रपोज किए जाते हैं, एक्सप्लेनेशंस ली जाती हैं एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, जो उन्होंने एक्शन लिया, डिसीजंस लिए उन पे। 6 6 घंटे बैठते हैं वो एक दिन में, ठीक है। और ये जो है एक्सटेंड भी किए जा सकते हैं सेशंस जो हैं। 6 घंटे आप बोलते हैं ना, 6 घंटे बैठते हैं एक दिन में सेशन में, तो इनको ऐसा नहीं है कि ये मतलब रूल है कि 6 घंटे के बाद मतलब कि हाँ चलो छुट्टी, ऐसा नहीं है ना। अगर कुछ ऐसा है कि अर्जेंट बिजनेस आपको कंप्लीट करना है, डिस्कस करना है, तो आप, दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। और सेम आपका स्टेट लेजिस्लेटिव में चलता है। ये कुछ डाटा फिगर दिए गए हैं आपके, पहले लोकसभा में 14 सेशन हुए थे, फिर 16, फिर 16, ये 14, ठीक है। चलो सिटिंग्स देखिए आपकी, 14 सेशन में 677। नंबर ऑफ सेशन अभी कितने हैं, 3 बार मिलते हैं ना, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 3 सेशन करने हैं। रूल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 6 महीने से ज्यादा आप बिना मिले नहीं रहोगे, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा पार्लियामेंट बिना सेशन के नहीं जा सकती है, रूल ये है, ओके। इन्होंने 14 किए थे, 16 16 14, चलिए। लेकिन प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होती इनकी, प्रोडक्टिविटी इतनी लोवेस्ट, लोवेस्ट एवर प्रोडक्टिविटी 2018 के सेशन में हमने देखा था, है ना। ये आपके वेंकैया नायडू थे, ये बोल रहे हैं 2021 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि राज्यसभा की जो प्रोडक्टिविटी है 2004 से लेके 14 तक वो 78% थी, लेकिन अभी वो डिक्लाइन हो गई है, 65% पे आ गई है, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी की इकट्ठे तो हो जाते हैं वो, लेकिन काम की बात बहुत कम करते हैं। हाँ हुल्ला लड़ाई उनकी चलती रहती है ना। चलिए, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज जो है वो एक स्पेस है जहाँ पे आप थॉटफुल डिबेट्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, है ना। जहाँ पे लॉ बनाने में जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इन सब चीजों को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ तो कंसर्न्स हैं। सोसाइटी जो है अपने कंसर्न्स रजिस्टर कराती है किस तौर पे कि एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोकसभा हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम, ये क्रिमिनल भरे पड़े हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव क्रिमिनल केसेस ऑन देम, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको आप वोट डालते हैं, वोट उन्हीं को, मतलब सीट उन्हीं को बांटे जाते हैं जो जीत सकते हैं। उनका उनका चरित्र क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, उससे ज्यादा कि जीत कौन सकता है, उस पे ध्यान दिया जाता है पार्टीज के द्वारा। फिर बड़ी बड़ी पार्टीज, नेशनल लेवल की पार्टी उनको वोट देती हैं कि भैया शाम दाम दंड भेद, जो करना है करो, जीत के आओ, ठीक है। तो वहां पे आपके जो है ऐसे लोग आते हैं जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो दबदबा रखते हैं। तो एक तो ये हो गया सोसाइटी जो बताती है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं, उसमें एक तो ये हो गया। इसके अलावा भैया बहुत सारे सेशन जो है उनमें एंग्री और बायस्ड डिबेट होती है, ठीक है, जिनका जो सीरियस इशू है उसको एड्रेस करने से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपने आप में मगन रहते हैं, उनको पर्सनल अटैक्स करने होते हैं या जो भी है। तो एक्चुअल जिस इशू पे बात होनी चाहिए उस पे बात होती नहीं है, वो अपने हिसाब से जो है वहां पे गुत्थम गुत्थी करते रहते हैं, ठीक है। और जो मीडिया जो होती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो भी इलेक्टोरेट के जो कंसर्न्स हैं उनको कम्युनिकेट करने में। तो ये कुछ कार्टून वार्टून आप न्यूज़पेपर में आते हुए देखते रहते होगे, ठीक है। तो चलिए, ये सारे कंसर्न्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल हमारी जो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी ग्रो स्ट्रोंगर व्हेन सिटीजन्स स्टे इन्फॉर्म्ड एंड एंगेज्ड।
तो सिटीजन्स को इन्फॉर्म होना पड़ेगा, उनको अवेयर होना पड़ेगा। उनको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, उनको अपने व्यूज जो हैं वो शेयर करने पड़ेंगे, उनको पब्लिक डिस्कशन में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। पीपल हेल्प शेप बेटर पॉलिसीज, लोग अपना बताएंगे कि हमें क्या चाहिए है, ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से। तो ये हेल्दी डिस्कशन होने चाहिए। हमारे यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, हमारे यहाँ पे हेल्दी डिस्कशन की जगह अंधभक्ति ज्यादा है टुवर्ड्स एनी पार्टी, टुवर्ड्स एनी आइडियोलॉजी, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट सम पर्टिकुलर पार्टी और पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो हमारे यहाँ पे लोगों को पूछा जाता है, यहाँ पे क्या सही है से ज्यादा कौन सही है पे जो है वो डिस्कशन चला जाता है, क्या से कौन पे चला जाता है, और फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ठीक है। So therefore, one of the best ways to overcome challenges faces India faces regarding its legislature, तो हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है हमारे पास, is to ensure that many more citizens stay informed on matter of importance to society। कि हमें सिटीजन्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा कि सोसाइटी के जो मैटर्स हैं, कौन से मैटर सोसाइटी के लिए ज्यादा जरूरी हैं, उन पे डिबेट हो, उन पे डिस्कशन हो, और वो उन डिस्कशंस में पार्ट भी लें, पब्लिक डिबेट करें, डिजिटल स्पेसिस को यूज करें, ठीक है। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, वहां पे वो अपने व्यूज रखें प्लेटफॉर्म्स पे जाके, और कंस्ट्रक्टिवली एंगेजिंग विद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन पॉलिसीज। कंस्ट्रक्टिवली एंगेज होना है, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डिबेट होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं, है ना। करेक्टर करेक्टर असैसिनेशन नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स पे फिगर्स पे बात होनी चाहिए। मैनी मोर यंग लीडर्स डाइवर्स वॉइसेस आर एंटरिंग पब्लिक लाइफ आज के टाइम पे, और टेक्नोलॉजी इज मेकिंग इट इजियर टू स्टे कनेक्टेड एंड इन्वॉल्व विद गवर्नेंस। टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आप अपने घर पे बैठ के भी कुछ भी जो आपको लगता है वो बोल सकते हो, ठीक है। As future voters, your choice and participation will play a key role in strengthening our parliament and the assembly of state you belong to, ensuring that they truly serve all people। तो हम लोगों को, आप लोगों को जो कि वोट डालते हैं, है ना, ये क्लास 8 के एनसीईआरटी है। तो आप टीनेजर लोग के पीपल के बारे में बात की गई है कि आप फ्यूचर वोटर्स हैं, आप प्लीज कंस्ट्रक्टिवली जो चीजें सोसाइटी के लिए जरूरी हैं उन पे कंस्ट्रक्टिव डिबेट डिस्कशन कीजिए, ठीक है। तो अटल बिहारी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने लोकसभा में एक स्पीच दिया था, और स्पीच के दौरान उन्होंने बोला था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए, इस देश को लोकतंत्र, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, है ना। ही वॉज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी। उनको पता था कि पार्टियां आती हैं जाती हैं, पार्टियां बनती हैं बिगड़ती हैं, है ना। एक पार्टी है उसका एक सेक्शन जो वो चला जाता है, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उनको पता है कि ये ठीक है, और एक एक लेवल तक होना चाहिए, लेकिन ये ठीक है, हमारा देश रहना चाहिए, हमारे देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो ये खत्म होता है। हम एक बार समरी देख लेते हैं कि इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि पावर जो है दैट इज शेयर्ड, डिस्कशन आर डिबेटेड एंड लीडर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल, ठीक है। अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना रही है, एग्जीक्यूटिव जो है इम्प्लीमेंट करा रही है उन लॉज को, और जुडिशरी जो है वो इंश्योर कर रही है कि लोग उनको फॉलो करें, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है वो लोगों की जो वॉइस है उसको रिप्रेजेंट करती है एंड रिफ्लेक्ट्स द फेडरल स्पिरिट ऑफ अवर डेमोक्रेसी।
अब बोथ सेंटर और स्टेट लेवल पे स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन टू बैलेंस रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूनिटी। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो इंश्योर किए गए हैं बिटवीन इंस्टीट्यूशन जो कि हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट एंड अपहोल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ओके, functioning of parliament needs to become more efficient, productive, so that the country's progress is not thwarted। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका बिलोंग करता है इकोनॉमी से। ठीक है, और इसके बाद आई गेस ये जो बुक है ये भी इस चैप्टर के साथ आपकी खत्म हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट बुक जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th के एनसीईआरटी जो है फिर हम वो स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमी का ये वाला चैप्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करने के बाद हम पहुंच जाएंगे क्लास 9 के एनसीईआरटी पे। ओके, चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से हम और ज़्यादा अच्छा इस सेशन को कर सकते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो आपके सजेशंस। एंड या, हैव अ ब्यूटीफुल डे, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।